गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल टाइम्स स्टडी सेंटर। दिस इज गुड्डू कुमार। डियर चिल्ड्रेन, लेट्स बिगिन योर चैप्टर पावर शेयरिंग इन डेमोक्रेसी। तो बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? पावर शेयरिंग इन डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी की कार्य प्रणाली। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 1 है, ये 10 क्लास का जो हम लोग आज पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट नागरिक शास्त्र। जो पहला अध्याय है, इस अध्याय का नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। तो आज जानेंगे कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्या होता है और इसमें जो लोग होते हैं किस प्रकार अपने भूमिका को अदा करते हैं। इससे पहले वाले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे कि सत्ता में साझेदारी का कार्य प्रणाली क्या होता है, यानी इससे पहले हम जाने थे कि सत्ता में साझेदारी, जो लोग सत्ता में साझेदार होते हैं वो किस प्रकार अपने कर्तव्यों को वहां पर निर्वहन करते हैं। लेकिन इस अध्याय में हम लोग का पढ़ना क्या है कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, यानी लोकतंत्र में किस प्रकार लोग सत्ता में साझेदार बनते हैं। तो क्या पढ़ना है? पावर शेयरिंग इन ए डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। और आज इस अध्याय का आज पहला वीडियो होगा। पार्ट कौन सा होगा? पहला। इसमें भी दोस्तों कम से कम 5 या 6 वीडियो होगा। तो पहले इसमें चढ़ते हैं लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी में कॉन्फ्लिक्ट इन डेमोक्रेसी। कॉन्फ्लिक्ट इन डेमोक्रेसी के बारे में जानेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट इन डेमोक्रेसी क्या होता है, किसे कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट इन डेमोक्रेसी। व्हाट इज ए कॉन्फ्लिक्ट इन डेमोक्रेसी? क्या है? इनके लोकतंत्र में द्वंद्ववाद क्या होता है? इसका हिंदी क्या होगा बेटा? लोकतंत्र में द्वंद्ववाद क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट इन डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र में द्वंद्ववाद क्या होता है, द्वंद्ववाद किसे कहते हैं। तो एक जमीनी स्तर से बताने का प्रयास करेंगे कि लोकतंत्र में द्वंद्ववाद क्या होता है, लोकतंत्र में द्वंद्ववाद किसे कहते हैं। तो एकदम साधारण शब्दों में बताने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए कि लोकतंत्र में द्वंद्ववाद क्या होता है। कि लोकतंत्र में द्वंद्ववाद, कोई भी कार्य कर रहे हैं, फिर सोचते हैं कि नहीं उस काम को हम नहीं करें, तो उसी को कहते हैं द्वंद्ववाद। यानी कि कोई कार्य सोचते हैं कि करें, फिर मन में आता है कि नहीं उस कार्य को हम नहीं करेंगे, उसी को ही कहते हैं बच्चों द्वंद्ववाद कहते हैं। मान लीजिए कि मार्केट में गए और वहां पर रसगुल्ला खाने का मन हुआ कि रसगुल्ला खाएं। दुकान पर जाते हैं तो मन किया कि रसगुल्ला को खाएं, पुनः सोचे कि नहीं खाएंगे, तो इसी को ही क्या कहते हैं? द्वंद्ववाद कहते हैं। मार्केट में जाते हैं, जिलेबी खाने का मन किया कि जिलेबी को खाएं, पुनः सोचते हैं कि नहीं जिलेबी को नहीं खाएंगे, तो यह क्या होता है? लोकतंत्र में द्वंद्ववाद होता है। किसी व्यक्ति से, किसी लड़के से मन हुआ कि दोस्ती करें, फिर सोचते हैं कि नहीं इससे दोस्ती नहीं करेंगे, इसी को ही क्या कहते हैं? द्वंद्ववाद कहते हैं। या कोई लड़का सोचता है कि किसी लड़की से दोस्ती करे, फिर सोचता है कि नहीं उससे दोस्ती नहीं करेंगे, तो ये क्या होता है? द्वंद्ववाद होता है। यानी कोई भी काम को करने में अगर मन हिचकिचा जाता है, आगे पीछे करते हैं, उस कार्य को करने में क्या करते हैं? आगे और पीछे करते हैं, तो उसी को ही क्या कहते हैं? द्वंद्ववाद कहते हैं। यानी कोई कार्य करने के लिए पैर को आगे बढ़ाते हैं, पुनः उसको क्या कर लेते हैं? खींच लेते हैं, उसी को ही क्या कहते हैं? द्वंद्ववाद। यानी कोई काम को करने में पैर को आगे बढ़ाते हैं, पुनः उसको क्या कर लेते हैं? खींच लेते हैं, उसी को ही क्या कहते हैं? द्वंद्ववाद कहते हैं। तो बच्चों समझ में आ गया कि द्वंद्ववाद क्या होता है। यानी कि कोई भी कार्य को करने के लिए मन बनाते हैं और पुनः पीछे हट जाते हैं उस कार्य को करने से, तो उसी को ही क्या कहते हैं? लोकतंत्र में द्वंद्ववाद कहते हैं। लेकिन क्या इस चैप्टर में यही लिखेंगे कि लोकतंत्र में द्वंद्ववाद होता है? नहीं, इस चैप्टर में ये नहीं बताया जाएगा कि लोकतंत्र में द्वंद्ववाद क्या है। ये तो एक उदाहरण के माध्यम से बताए हैं कि लोकतंत्र में द्वंद्ववाद किसे कहते हैं। लेकिन इस चैप्टर में कॉन्फ्लिक्ट इन डेमोक्रेसी, इसका अर्थ इस चैप्टर में क्या बताया गया है कि लोकतंत्र में द्वंद्ववाद किसे कहते हैं। तो देखिए बच्चों क्या लिखेंगे लोकतंत्र में द्वंद्ववाद। हमारे भारतीय संविधान में बोला गया है, हमारे भारतीय संविधान में क्या बोला गया है कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, वंश के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, नस्ल के आधार पर किसी भी व्यक्तियों के साथ हमारे समाज में भेदभाव नहीं करना है। अगर उसके साथ हम भेदभाव करते हैं तो यही क्या बोला जाता है? कॉन्फ्लिक्ट इन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में द्वंद्ववाद। तो यहाँ पर क्या परिभाषा लिखेंगे? कॉन्फ्लिक्ट इन डेमोक्रेसी,
लोकतंत्र में द्वंद्ववाद किसे कहते हैं? अगर हमारे समाज में किसी व्यक्ति को धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, अमीरी और गरीबी के आधार पर भेदभाव किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? द्वंद्ववाद कहते हैं। क्योंकि हमारे भारतीय संविधान में बोला गया है कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, नस्ल के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर उस आधार पर हम लोग भेदभाव करते हैं अपने समाज में तो उसी को ही क्या कहते हैं? द्वंद्ववाद कहते हैं। तो बेटा आप तो समझ में आ गया होगा कि लोकतंत्र में द्वंद्ववाद किसे कहते हैं। तो अगर इस चैप्टर में आएगा कॉन्फ्लिक्ट इन डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र में द्वंद्ववाद क्या है, तो अच्छे ढंग से आप लोग लिख दीजिएगा कि हमारे समाज में, हमारे भारतीय संविधान में बोला गया है कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करना है। अगर वहां पर भेदभाव किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? लोकतंत्र में द्वंद्ववाद कहते हैं। अब देखिए, अब बेटा क्या पढ़ना है ये तो जान लिए कि हम कॉन्फ्लिक्ट इन क्या हो गया? डेमोक्रेसी। उसके बाद कुछ एग्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर में, कुछ एग्जेक्टिव क्वेश्चन पर हम लोग अपना पकड़ पहले बना लेते हैं, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन पर पुनः चलेंगे। तो वो आर्टिकल पढ़ना है 19। आर्टिकल 19 में क्या बोला गया है? आर्टिकल जो 19 है बोला गया है फ्रीडम इज फंडामेंटल राइट। क्या बोला गया है? आर्टिकल 19 में बोला गया है कि फ्रीडम इज फंडामेंटल राइट, यानी कि जो अनुच्छेद 19 है ये क्या कहता है? स्वतंत्रता मेरा मूल अधिकार है। तो क्या लिखे है? फ्रीडम इज फंडामेंटल राइट। स्वतंत्रता क्या है? मेरा मूल अधिकार है। ये फंडामेंटल राइट कितना है? तो पहले तो दोस्तों 7 था, लेकिन वर्तमान में कितना है? 6 है। फंडामेंटल इज राइट कितना है? ये 6 है। फ्रीडम इज फंडामेंटल राइट। अनुच्छेद कितना, आर्टिकल कितना बोला गया है? आर्टिकल 19 में बोला गया है। अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? स्वतंत्रता मेरा मूल अधिकार है। तो वही लिखे आर्टिकल 9 फ्रीडम इज फंडामेंटल राइट। कितना है फंडामेंटल राइट? जो स्वतंत्रता मेरा मूल अधिकार है ये 6 है। कितना है? 6। 19 का 1 में क्या बोला गया? स्वतंत्रता मेरा अधिकार है। फ्रीडम टू स्पीक, यानी कि 19 के ए में बोला गया है फ्रीडम टू स्पीक, यानी कि बोलने की स्वतंत्रता है। फ्रीडम टू स्पीक क्या है? बोलने की स्वतंत्रता है। ये हम लोग का क्या है? स्वतंत्रता हम लोग का मूल अधिकार दिया गया है, कहीं पर भी बोल सकते हैं। इसका विवरण आर्टिकल 19 के 1 में बोला गया है। और यहीं पर भी प्रेस का स्वतंत्रता भी दिया गया है। जो प्रेस मीडिया है उनको स्वतंत्रता किस अनुच्छेद से मिलता है? 19 का 1 से ही मिलता है। 19 के बी में क्या बोला गया है? फ्रीडम टू असेंबली। क्या बोला गया है? फ्रीडम टू असेंबली, यानी कि हम लोग स्वतंत्र हैं किस कार्य के लिए? तो असेंबली, सभा करने के लिए। सभा करने के लिए क्या है? हम लोग स्वतंत्र है। तो फ्रीडम टू असेंबली 19 के बी में बोला गया है कि सभा करने के लिए क्या है? हम लोग स्वतंत्र है, वो बिना हथियार का सभा होना चाहिए। 19 के सी में क्या बोला गया है? फ्रीडम टू एसोसिएशन, यानी कि संघ बनाने के क्या है? हम लोग स्वतंत्र हैं कि भारत में कहीं पर भी क्या कर सकते हैं? संघ बना सकते हैं। जैसे जीविकाओं का संघ है, जैसे किसानों का संघ होता है। तो संघ बनाने के लिए हम लोग क्या है? स्वतंत्र है। ये कौन सा अनुच्छेद में हम लोग को आजादी दिया गया है? 19 के सी में फ्रीडम टू क्या दिया गया है? एसोसिएशन। उसके बाद बोला गया 19 के डी में क्या दिया गया हम लोग का? फ्रीडम टू मूवमेंट इन दी स्टेट। क्या बोला है? फ्रीडम ऑफ मूवमेंट इन दी स्टेट। तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा बेटा? इसका हिंदी हो जाएगा कि किसी भी राज्य में घूमने के लिए क्या है? हम लोग स्वतंत्र हैं। आवागमन करने के लिए क्या स्वतंत्र हैं। भारत के किसी भी राज्य में आवागमन करने के लिए क्या है? हम लोग स्वतंत्र हैं। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट इन दी स्टेट, यानी कि भारत के किसी भी राज्य में हम लोग आवागमन करने के लिए क्या है? स्वतंत्र है। यही है कि बिहार के जो लोग हैं चले जाते हैं महाराष्ट्र, गुजरात, जम्मू कश्मीर, भारत के अनेक राज्यों में जाते हैं। क्यों जाते हैं? घूमने के लिए। क्योंकि हमारा क्या है? स्वतंत्रता मेरा मूल अधिकार है। भारत के किसी भी राज्य में हम क्या कर सकते हैं? आवागमन कर सकते हैं। क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के डी में क्या बोला गया है? इसका लिखित विवरण है। उसके बाद है 19 के ई में क्या बोला गया है? फ्रीडम टू सेटल इन माई स्टेट ऑफ कंट्री, यानी कि भारत के किसी भी राज्य में बसने की हम लोग के क्या है? स्वतंत्र है। भारत के किसी भी राज्य में हम लोग क्या कर सकते हैं? बस सकते हैं। लेकिन इसके पहले
बेटा एक अपवाद था, एक एक्सेप्शन था, वो था जम्मू कश्मीर, जो को भी अब क्या हो गया है, हट गया है। यानी कि भारत में 28 जो राज्य हैं, सभी राज्यों में हम क्या हो सकते हैं, बस सकते हैं। किसी भी राज्य में जाकर अपना हम लोग क्या सकते हैं, अपनी मकान बना सकते हैं। वही बोला गया है फ्रीडम टू सेटल इन माई स्टेट ऑफ कंट्री, यानी कि भारत के किसी भी राज्य में हम लोग की बसने की क्या है, स्वतंत्रता है। और दोस्तों एक जो लास्ट है 19 का, एक फ्रीडम टू स्प्रेड बिजनेस, स्प्रेड बिजनेस, यह क्या है, यानी कि व्यापार करने के लिए हम लोग क्या है, स्वतंत्र है। अपने जीविका चलाने के लिए हम लोग क्या है, स्वतंत्र है। तो ये 6 को क्या है हम लोग का फंडामेंटल राइट है, यानी क्या है, स्वतंत्रता मेरा मूल अधिकार है। तो ये याद कर लेना है कि आर्टिकल किस में बोला गया है कि फ्रीडम इज ए फंडामेंटल राइट, यानी स्वतंत्रता मेरा मूल अधिकार है। किस अनुच्छेद में दिया गया, अनुच्छेद 19 में। और 19 के ABCDE F तक याद रखना है कि किस में बोलने की स्वतंत्रता दिया गया है, किस में सभा करने की स्वतंत्रता दिया गया है, किस में संघ बनाने की स्वतंत्रता दिया गया है, किस में सभी राज्यों में घूमने की स्वतंत्रता दिया गया है, किस अनुच्छेद में किसी राज्य में बसने की स्वतंत्रता दिया गया है, और कहां पर व्यापार करने की आजादी है। तो ये था क्या, ये था आर्टिकल से संबंधित है, जो ऑब्जेक्टिव से बार बार यहाँ से क्वेश्चन बनता है। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो क्या है, फ्रीडम टू स्पीक, यानी कि बोलने की स्वतंत्रता में भी प्रेस की स्वतंत्रता का जिक्र किया गया है। आप जानते हैं कि आर्टिकल 15 में क्या बोला गया है, आर्टिकल 15 में क्या बोला गया है, यानी कि आर्टिकल 15 में बोला गया है कि रिलीजन, यानी कि रिलीजन धर्म के आधार पर, लाइनेज वंश के आधार पर, कास्ट जात के आधार पर, बर्थ प्लेस जन्म के स्थान पर, जन्म के स्थान पर भेदभाव हमारे समाज में नहीं किया जाएगा। ये बोला गया भारतीय संविधान के आर्टिकल 15 में कि धर्म के आधार पर, वंश के आधार पर, कास्ट के आधार पर, बर्थ प्लेस या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन क्या किया जाता है कि नहीं किया जाता है, आप ही लोग सोचिए, धर्म के आधार पर भेदभाव होता है कि नहीं, होता है कि नहीं, वंश के आधार पर भेदभाव होता है कि नहीं, कास्ट के आधार पर भेदभाव होता है कि नहीं। सबसे तो जात ये है हमारे समाज में, जो सोसाइटी हम लोग का, इस सोसाइटी में तो काफी हावी है, काफी हावी है कास्ट। बोलते हैं कि हम हिंदू है, वो मुस्लिम है, वो बोलते हैं कि नहीं हम सिख हैं, तो वो बोलते नहीं हम जादू हैं, तो कोई बोलता है कि नहीं हम भुनिहार है, कोई बोलते नहीं हम बाबू साहब हैं, कोई बोलते हैं कि नहीं हम यादव जी हैं। तो क्या कास्ट हमारे सोसाइटी में बहुत क्या है, हावी है, हर लोग जातीयता कर रहे हैं। लेकिन भारतीय संविधान में बोला गया है कि जात के आधार पर भेदभाव नहीं करना है, लेकिन फिर भी यहाँ पर लोग कर रहे हैं। लेकिन ये गलत बात है, जात के आधार पर भेदभाव नहीं करना है। जात पात कुछ नहीं होता है, यहाँ पर सब क्या है, आपस में सब भाई है। बर्थ प्लेस के आधार पर, यहाँ पर भी देखो जन्म स्थान के आधार पर, ये जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव कैसे किया जाता है, यानी कि हमारा जन्म कहाँ, बिहार में हुआ है तो हम बिहारी हैं। अगर हम महाराष्ट्र में जाते हैं तो वहां पर हमें लोग निम्न भाव से देखते हैं, नीच भाव से देखते हैं, बोलते हैं कि ये बिहारी है, गलत निगाहों से देखा जाता है कि बिहारी है। उनको लगता है कि बिहारी क्या है, लुच्चा लपांगा होता है, उन लोगों को लगता है कि ये बिहारी है। गुजरात में जाते हैं तो वहां पर बोला जाता है कि बिहारी है, और हमारे साथ काफी भेदभाव किया जाता है, और वहां से भगा दिया जाता है बिहारियों को कि तुम बिहारी हो, चले जाओ अपने राज्य में चले जाओ। ऐसे नहीं होना चाहिए, लेकिन होता है। और भारतीय संविधान में बोला गया है अनुच्छेद 15 में कि ऐसे भेदभाव नहीं करना है। क्या बिहारी लड़के टैलेंटेड नहीं होते हैं, होते हैं, हर एक राज्य से अधिक टैलेंटेड होते हैं बिहारी। और खास करके अगर मैथमेटिक्स का बात कर लिया जाए तो फिर भी क्या बोला जाता है, बिहारी है। और सबसे ज्यादा कहाँ सताया गया था, ये बिहारियों का सबसे ज्यादा अगर सामना कहीं पर करना पड़ा तो कौन था, महाराष्ट्र था, असम था, नागालैंड था। यहाँ पर बिहारियों को गलत निगाह से देखा गया, बोला गया कि आप बिहारी हैं, यहाँ से चले जाइए। लेकिन हमारे भारतीय संविधान में बोला गया है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। किस किस आधार पर, तो था रिलीजन, धर्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं होगा। लाइनेज के आधार पर, वंश के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। कास्ट के आधार पर, जात के भी आधार पर भेदभाव नहीं करना है कि हम हिंदू है, मुस्लिम है, कि राजपूत है, कि महतो है, कि यादव है,
ये किराम है, कोई आधार पर भेदभाव नहीं करना है। बर्थ प्लेस के आधार पर, यानी किसी भी व्यक्ति का भारत के कोई राज्यों में जन्म हो, कोई राज्य में भी जाकर अपना जीविका कर सकता है, पढ़ाई कर सकता है, घूम कर सकता है, उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा कि आप बिहारी हैं तो महाराष्ट्र में नहीं जा सकते हैं, आप बिहारी हैं तो गुजरात में नहीं जा सकते हैं, आप बिहारी हैं तो नागालैंड में नहीं जा सकते, आप बिहारी हैं तो जम्मू कश्मीर में नहीं जा सकते हैं। ये सब क्या है? सब गलत बात है। कोई भी व्यक्ति किसी राज्य में जाकर क्या कर सकता है? घूम सकता है। ये कहाँ हम लोग का अधिकार दिया गया है? अधिकार भारतीय संविधान के आर्टिकल जब 15 पढ़ेंगे तो उसमें मिल जाएगा। तो ये सब भेदभाव नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पर मैक्सिको 1968 ईस्वी में ओलंपिक खेल हुआ था, वहां पर भी हमारे 3 एथलेटिक्स ने इनका विरोध किए थे। वहां पर भी जमकर खेल में भी भेदभाव किया जा रहा था और नस्ल के आधार पर। ये बोला गया है कि नस्ल के आधार पर खेल में भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी कि नस्ल गोरे और काले के खिलाफ, कि आप गोरे हैं तो खेल खेलिएगा और अब काले हैं तो खेल नहीं खेलिएगा। ये मैक्सिको 1968 ईस्वी में जब ओलंपिक हो रहा था तो वहां पर खिलाड़ियों के साथ भेदभाव किया जा रहा था और 2 हमारे खिलाड़ी थे, 3 खिलाड़ी थे जिन्होंने इसका विरोध किए थे। ये थे अमेरिका के एथलेटिक जिनका नाम था टॉमी स्मिथ। एक अमेरिका के एथलेटिक थे, यानी अमेरिका के धावक थे जिनका नाम था टॉमी स्मिथ। दूसरा अमेरिका के धावक थे जॉन कार्लोस। दूसरा अमेरिका के कौन धावक थे? जॉन कार्लोस। और तीसरा ऑस्ट्रेलियाई एथलेटिक थे जिनका नाम था पीटर नॉर्मन। इन्होंने नस्ल के आधार पर हो रहा था भेदभाव वहां पर, तो ये विरोध किए थे कि नस्ल के आधार पर खिलाड़ियों के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये नहीं कि कोई खिलाड़ी अगर काला है तो वो खेल नहीं खेलेगा और कोई खिलाड़ी अगर वो गोरा है तो वही खेल खेलेगा। यहाँ पर टैलेंट चाहिए, यहाँ पर नस्ल विरोधी नहीं होना चाहिए। इन्होंने जमकर विरोध किए थे कि नस्ल के आधार पर खिलाड़ियों के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये तो बहुत अच्छे एथलेटिक थे, बोले कि किसी भी व्यक्ति के साथ नस्ल के आधार पर खेल में भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर खेल में भेदभाव किया जाएगा नस्ल के आधार पर तो सही खेल नहीं हो पाएगा, इसका सही निर्णय नहीं हो पाएगा। क्या भारत के जो लोग काले हैं खेल में हिस्सा नहीं ले सकते हैं? क्या जो इंग्लैंड के जो लोग हैं गोरे वही खेल खेल सकते हैं? जो अमेरिका के वही खेल खेल सकते हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी देश ओलंपिक में जाकर भाग ले सकता है, गोरा हो या काला, इससे कोई फर्क नहीं है। सिर्फ क्या होना चाहिए? टैलेंट होना चाहिए लोगों में। ये जो सूरत मायने नहीं रखता है। व्यक्तियों के अंदर क्या चाहिए? टैलेंट चाहिए। ये नहीं कि पूरा गोरे है तो एकदम हमारे पास टैलेंट भरा हुआ है, ये मायने नहीं रखता है। मायने क्या रखता है? टैलेंट का कद्र किया जाता है, सूरत को कद्र नहीं किया जाता है। कहीं पर भी किसका कद्र होता है? तो टैलेंट का कद्र होता है, ये नहीं कि सूरत का कद्र होता है। तो ये क्या कहते हैं? इसका विरोध किए तो पूछता है कि अमेरिका के उस खिलाड़ी का नाम बताओ जिन्होंने नस्ल विरोधी वहां पर विरोध कर रहे थे कि नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। वो कौन थे? टॉमी स्मिथ। दूसरा कौन थे? जॉन कार्लोस। पूछेगा ऑस्ट्रेलिया के कौन थे? तो पीटर नॉर्मन थे। अब चलते हैं कि सोशल डाइवर्सिटी एंड सोशल डिवीजन क्या होता है। सोशल डाइवर्सिटी एंड सोशल डिवीजन क्या होता है, अब जानने का हम लोग ये प्रयास करेंगे कि सोशल डाइवर्सिटी एंड सोशल डिवीजन क्या होता है। तो बेटा सोशल डाइवर्सिटी लिखे हैं, क्या लिखे हैं? सोशल डाइवर्सिटी एंड सोशल डिवीजन, यानी कि सामाजिक विभिन्नता एवं सामाजिक विभाजन। क्या हो जाएगा? सामाजिक विभिन्नता और सामाजिक विभाजन, यानी कि सामाजिक विभिन्नता क्या होता है और सामाजिक विभाजन क्या होता है, इन दोनों में क्या अंतर है। देखिए ये जो सामाजिक विभिन्नता है और जो ये सामाजिक विभाजन है, एक ही सिक्का के ये 2 पहलू है। एक ही सिक्का के क्या है? 2 पहलू है, हेड और क्या होता है? टेल। तो यही है सोशल डाइवर्सिटी, यानी कि सामाजिक विभिन्नता एंड सोशल डिवीजन, सोशल डिवीजन सामाजिक विभाजन। तो बोलता क्या है समाज में कि सामाजिक विभिन्नता सही बात है, लेकिन सामाजिक विभाजन ये सही बात नहीं है, गलत बात है। अगर हमारे समाज में सोशल विभिन्नता है तो सही है। अब बताते हैं कि सामाजिक विभिन्नता क्यों सही है। ये सामाजिक विभिन्नता क्यों सही है? क्योंकि यहाँ पर बोला गया है हम लोग के समाज में कि व्यक्तियों को व्यवसाय के आधार पर बांटा जाएगा। व्यक्तियों को व्यवसाय के आधार पर बांटा गया है तो क्या है? ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे समाज में अलग अलग वस्तु की आवश्यकता है। हर व्यक्ति को अलग अलग
वस्तु की आवश्यकता है। जैसे में अगर हम सामान किनने जाते हैं मार्केट में तो वहां पर हर लोग मिल जाएंगे, यानी कि बांट दिया गया है कि ये जो लोग हैं सब्जी बेचेंगे, ये जो लोग हैं व्यवसाय करेंगे, ये जो लोग हैं गहना का दुकान करेंगे, ये जो लोग हैं कपड़ा का दुकान करेंगे। तो हर व्यक्तियों को व्यवसाय के आधार पर बांटा गया है। जैसे में कि यादव जी है, जैसे वो दूध बेचेंगे, जो कुशवाहा है वो सब्जी बेचेंगे, जो गुप्ता जी हैं वो बनियागिरी का कार्य करेंगे, जो सुनार जी है वो गहने का कार्य करेंगे, जो शाह जी है वो मिठाई का कार्य करेंगे। तो सबके लिए क्या गया है, एक बांटा गया है कार्य के आधार पर कि ये व्यक्ति से कार्य को करेंगे। ये तो अच्छी बात है, क्योंकि सभी को क्या है, एक दूसरे की आवश्यकता है। ये नहीं कि हम सिर्फ हैं, हम सब्जी बेचते हैं तो हमको सब्जी खाकर जीवित रह सकते हैं। हर व्यक्ति को एक दूसरे से क्या है, आवश्यकता है, और सभी को मिलाकर क्या चलते हैं, समाज में हम लोग चलते हैं। हमको भी दूध की आवश्यकता है, हमको भी कपड़ा की आवश्यकता है, हमको भी नाई की दुकान की आवश्यकता है, हमको भी सुनार की दुकान की आवश्यकता है। तो इस आधार पर अगर समाज में हमारा विभिन्नता किया गया है तो क्या है, सही बात है। क्योंकि जंगल में सिर्फ शेर ही रहेगा तो उसको भोजन कहाँ से मिलेगा, और तो वहां पर जीव चाहिए नो। तो ठीक इसी प्रकार से अगर इस समाज में सिर्फ एक ही व्यक्ति रहेंगे तो व्यक्तियों का भोजन कहाँ से मिलेगा, मिल पाएगा, संभव है एक व्यक्ति सारे कार्य को कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हमारे समाज में अगर विभिन्नता व्यवसाय के आधार पर किया गया है तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन यही अगर विभाजन कर दिया जाए, धर्म के आधार पर, जात के आधार पर विभाजन कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत बात है। यानी कि जो हमारे समाज में विभाजन किया गया कि नहीं, हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम जादव जी हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम महतो हैं, हम सिख हैं, तो ये क्या है, गलत बात है। सब यहाँ क्या है, सब हम लोग एक है। यानी कि इस धर्म के आधार पर, जात के आधार पर लोगों में नहीं बांटना है। अगर बांटते हैं तो क्या हो जाएगा, वो गलत बात है, वहाँ के समाज विकास नहीं कर पाएगा। तो यही होता है सोशल डाइवर्सिटी एंड सोशल डिवीजन। अगर सामाजिक विभिन्नता समाज में है तो ठीक है, किस आधार पर, व्यवसाय के आधार पर। लेकिन वही अगर सोशल डिवीजन यानी कि सामाजिक विभाजन, सोशल डिवीजन, सामाजिक विभाजन धर्म के आधार के, जात के आधार पर हो रहा है तो क्या है, ये गलत बात है। अगर ये होगा वहां पर तो वहां के समाज विकसित नहीं कर पाएगा। तो समझ लिए कि सोशल डाइवर्सिटी एंड सोशल डिवीजन क्या होता है। यानी कि वहां पर अगर व्यवसाय के आधार पर विभाजन है तो ठीक है, अगर वही जात के आधार पर वहां पर विभाजन करते हैं तो क्या है, ये गलत बात है, और वहां का समाज जो है विकास नहीं कर पाएगा। तो ये होता है सोशल डाइवर्सिटी एंड सोशल डिवीजन। समझ में आ गया बेटा? तो आगे चलते हैं। अब जानते हैं कि वर्ण सिस्टम क्या होता है। वर्ण सिस्टम, वर्ण सिस्टम यानी कि वर्ण व्यवस्था क्या हो जाएगा, वर्ण व्यवस्था। ये वर्ण व्यवस्था क्या होता है, ये लिखे हैं वर्ण सिस्टम यानी कि वर्ण व्यवस्था क्या है। जो वर्ण व्यवस्था है, मनुस्मृति में लिखा गया है कि वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था हम लोग के यहाँ लागू है। वर्ण व्यवस्था क्या है, हम लोग के यहाँ परंपरा है। वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार के। कितने प्रकार का वर्ण सिस्टम है, 4 प्रकार का। पहला कौन होता है, ब्राह्मण। पहला होता है ब्राह्मण। दूसरा क्या होता है, क्षत्रिय। दूसरा क्या होता है बेटा, क्षत्रिय। तीसरा क्या होता है, वैश्य। और चौथा क्या होता है, शूद्र। इसी को जो वर्ण सिस्टम है इसको 4 भागों में बांटा गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य यानी कि शूद्र। यही 4 मनुस्मृति में इसका वर्णन किया गया है कि वर्ण व्यवस्था जो है कितने प्रकार का होगा, वो 4 प्रकार का होगा। कौन कौन, ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, और चौथा क्या होता है, शूद्र होता है। यानी कि ब्राह्मण किससे जाने जाएंगे, ब्राह्मण का कार्य होता है मुख से जाने जाएंगे। ब्राह्मण हमारे समाज में किससे जाने जाएंगे, तो मुख से जाने जाएंगे। उसके बाद है क्षत्रिय, यानी कि रक्षा करने का कार्य करेंगे। क्षत्रिय का कार्य क्या होता है, वो रक्षा करेंगे हमारे समाज में। इसी प्रकार वर्ण व्यवस्था को बांटा गया था 4 भागों में कि जो ब्राह्मण होंगे वो किससे जाने जाएंगे, मुख से जाने जाएंगे, यानी कि मधुर वचन बोलेंगे। वो समाज में क्या क्या कार्य करेंगे, शिक्षा देने का कार्य करेंगे। लोगों को क्या कार्य करेंगे, शिक्षा देने का कार्य करेंगे। दूसरा बांटा गया क्षत्रिय, वे समाज की क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। तीसरा बांटा गया था वैश्य, वे समाज की क्या करेंगे, भोजन कराने का कार्य करेंगे।
ये समाज की क्या करेंगे, भोजन कराने का कार्य करेंगे। और चौथा को बांटा गया था वो था शूद्र, यानी कि समाज के सभी वर्गों को क्या करेंगे, ये सेवा करेंगे। ये वर्ण सिस्टम मनुस्मृति में इन बातों का जिक्र किया गया था कि वर्ण व्यवस्था 4 आधार पर बांटा जाएगा। पहला होगा ब्राह्मण, ब्राह्मण का कार्य क्या होगा, ये समाज में शिक्षा देने का कार्य करेंगे सभी व्यक्तियों को। दूसरा बोला गया क्षत्रिय, क्षत्रिय क्या करेंगे, समाज के सभी व्यक्तियों की रक्षा करने का कार्य करेंगे। तीसरा बोला गया वैश्य, ये वैश्य क्या करेंगे, ये जो वैश्य होंगे ये सभी व्यक्तियों को समाज में भोजन दिलाने का कार्य करेंगे। और चौथा बोला गया था शूद्र, जो समाज की सभी व्यक्तियों को क्या करेंगे, सेवा करेंगे। इस 4 आधार पर बांटा गया था। और ये जो चारों है, ये चारों हमारे शरीर में विद्यमान है। ये जो चारों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, हर व्यक्ति के शरीर में चारों ये विद्यमान होता है। अब देखिए बताते हैं कैसे। ब्राह्मण, ब्राह्मण ब्राह्मण क्या बोला गया है, सबको क्या करेंगे, बुद्धि देंगे। तो ये दिमाग क्या है, ये ब्राह्मण है। ये जो खोपड़िया क्या है, ये ब्राह्मण का कार्य करता है। दूसरा क्या है, क्षत्रिय, यानी क्या करेंगे, रक्षा, यानी कि हम लोग का भुजा क्या है, ये रक्षा करने का कार्य करता है। तो 2 हो गया। तीसरा है वैश्य, वैश्य क्या बोला गया है कि सभी को क्या करेंगे, भोजन। तो भोजन कहाँ ग्रहण करते हैं, इस पेट देवता में। तो तीसरा कौन हो गया, वैश्य, क्या होता है, ये पेट हो गया। और चौथा क्या बोला गया, पूरे समाज की क्या करेंगे, ये सेवा करेंगे। तो जो हमारा पैर होता है क्या होता है, ये क्या होता है, शूद्र होता है। तो चारों हर एक व्यक्तियों के शरीर में क्या है, विद्यमान है। यानी कि इस 4 वर्ण व्यवस्था के 4 आधार पर बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो कोई पूछेंगे कि ब्राह्मण मुख से, यानी कि ये क्या है, ये माइंड है, जो क्या है हमारा ब्राह्मण है। क्षत्रिय क्या है, ये जो हमारा क्या है, बाजू क्षत्रिय। वैश्य क्या है, पेट। और शूद्र क्या होता है, पैर। तो हर व्यक्ति, हर इंसान में क्या होता है, वर्ण व्यवस्था लागू है, चारों में क्या होता है, विराजमान होता है। लेकिन आज जो हमारे समाज में है, इसका क्या हो गया है, उल्टा कर दिया है। वर्ण व्यवस्था तो एक सही आधार मानकर बांटा गया था, लेकिन आज लोग क्या कर दिया है, और ब्राह्मणों में 50 गो कर दिया है, क्षत्रियों में भी 50 गो कर दिया है, वैश्यों में 50 गो, शूद्रों में क्या 40-50 गो कर दिया है। और ब्राह्मण है तो ब्राह्मण में कौन ब्राह्मण है, क्षत्रिय में तो कौन बाबू साहब है, कौशिक है, कुजैल है, सब में क्या कर दिया, अलग अलग बांट दिया है। महतो है तो महतो में कहो गया, यादव है तो यादव में कितना प्लान चलाम सब बांट दिया गया है। तो वर्ण व्यवस्था तो ठीक आधार से बांटा गया था, लेकिन लोग आज क्या कर दिए हैं, इसको बढ़ा चढ़ाकर 10-15 हजारों की संख्या में इसको क्या कर दिए हैं, बांट दिए, जो कि क्या है, गलत बात है। ये नहीं होना चाहिए कि हिंदू है तो मुस्लिम है, सिख है तो यादव है, राजपूत है तो ये राजपूत है, तो ये महत्व है, ये कास्ट है, ये कास्ट है, सब क्या है, गलत बात है। किस आधार पर, सिर्फ 4 आधार रहने चाहिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये रक्षा करने की बात के लेकर बोला गया था। तो ये क्या है, वर्ण सिस्टम है। कितने आधार पर, 4 आधार पर। तो यही 4 आधार लिख देना है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब चलते हैं, बोला गया है कि रिलीजन एंड कम्युनलिज्म। रिलीजन एंड कम्युनलिज्म की बात किया गया है। क्या कहा गया है बेटा, रिलीजन एंड कम्युनलिज्म, यानी कि धर्म और सांप्रदायिकता क्या होता है। बोला गया है कि धर्म और सांप्रदायिकता क्या होता है, धर्म और सांप्रदायिकता किसे कहते हैं। इसको मिटा देते हैं बेटा पहले। अब बात करते हैं रिलीजन एंड क्या है, कम्युनलिज्म, यानी कि रिलीजन एंड कम्युनलिज्म, धर्म और सांप्रदायिकता क्या होता है। तो पहले बताते हैं कि धर्म, रिलीजन किसे कहते हैं, जो धारण करने योग्य हो उसे क्या कहते हैं, धर्म कहते हैं। जो धारण करने योग्य वस्तु है उसे क्या कहते हैं, धर्म कहते हैं। तो ये क्या है, पेन है, ये पेन हम इसको क्या किए हैं, धारण किए, तो ये मेरा क्या हो गया, यही मेरा धर्म है। हम धारण किए कि पढ़ाना, हम पढ़ाएंगे, तो ये मेरा क्या हो गया, यही मेरा धर्म हो गया। यही मेरा क्या होगा, धर्म होगा कि हम पढ़ाएंगे, तो पढ़ाना मेरा क्या हो जाएगा, धर्म हो जाएगा। ये मेरा धर्म है कि माता पिता को क्या करे, सेवा करे, तो सेवा करना ही क्या हो गया, धर्म होता है। तो जो धारण करने योग्य हो उसे क्या कहते हैं, धर्म कहते हैं। पूछेगा कि धर्म किसे कहते हैं, जो धारण करने योग्य वस्तु है उसे क्या कहते हैं, धर्म कहते हैं। हमारा धर्म है कि हिंदू हम धारण करेंगे तो धर्म क्या हो गया, हिंदू। हमारा धर्म है कि नहीं मुस्लिम हम धर्म को मानेंगे तो हमारा धर्म क्या हो जाएगा, मुस्लिम। हम मानते हैं कि नहीं मेरा धर्म सिख है तो हमारा धर्म क्या हो जाएगा, सिख। यानी कि जो धारण करने योग्य वस्तु है उसे क्या कहते हैं, धर्म कहते हैं। उसके बाद बोला है कि कम्युनलिज्म, धर्म एवं सांप्रदायिकता क्या है। धर्म तो अच्छी बात है, जो हम धारण करते हैं उसे क्या कहते हैं, धर्म कहते हैं। और ये मेरा धर्म है कि ये क्या है, पेन, हम धारण कर लिए, यही मेरा क्या हो गया, पेन, धर्म हो गया। और बोलेंगे कि नहीं यही जो मेरा पेन है पूरे भारत भर में इससे अच्छा पेन कोई नहीं है।
अगर यही हम कहने लगेंगे कि ये जो मेरा पेन है भारत भर में इससे अच्छा कोई पेन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, इसे कोई क्या कहते हैं, सांप्रदायिकता कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, सांप्रदायिकता। यानी किसका क्या कर रहे हैं हम, बढ़ावा दे रहे हैं कि इससे अच्छा कोई भारत में पेन नहीं है। तो क्या गलत बात नहीं है, यही पेन है जो भारत में सबसे अच्छा पेन है, गलत बात है ना, इससे अच्छा पेन होगा कि नहीं, अवश्य होगा बेटा। तो अगर कोई धर्म को हम धारण कर रहे हैं, अगर हम धर्म धारण किए हैं कि हिंदू ही मेरा धर्म है, और वही धर्म को बोलेंगे कि नहीं पूरे विश्व में क्या है, हिंदू सबसे अच्छा धर्म है, हिंदू सबसे अच्छा धर्म है, तो उसे को ही क्या कहते हैं, सांप्रदायिकता कहते हैं। यानी एक ही धर्म को बढ़ावा देना क्या कहलाता है, सांप्रदायिकता कहलाता है। यानी कि हम मुस्लिम धर्म मान लिए तो बोलेंगे कि नहीं पूरा विश्व में क्या है, मुस्लिम धर्म है, तो क्या हो जाएगा, उसी को ही सांप्रदायिकता कहते हैं। यानी एक वस्तु एक धर्म को बढ़ावा देना क्या कहलाता है, सांप्रदायिकता कहलाता है। जबकि धर्म क्या होता है, जो धारण करने योग्य वस्तु है उसे क्या कहते हैं, धर्म कहते हैं। और एक ही वस्तु को बढ़ावा देना क्या कहलाता है, एक ही धर्म को बढ़ावा देना क्या कहलाता है, सांप्रदायिकता कहलाता है। हम तो मान लिए कि मेरा धर्म क्या है, हिंदू धर्म है, बहुत अच्छी बात है। हमारा धर्म क्या है, मुस्लिम धर्म है, अच्छी बात है। लेकिन अगर उसी धर्म को हम बढ़ावा दे रहे हैं कि नहीं हिंदू जो धर्म है भारत में सबसे अच्छा धर्म है, तो क्या हो जाएगा, उसी को कम्युनिज्म कहते हैं, सांप्रदायिकता कहते हैं। किसी एक धर्म को बढ़ावा देना क्या कहलाता है, सांप्रदायिकता कहलाता है। और भारत एक ऐसा देश है, तो भारत पंथ निरपेक्षताओं का देश है। भारत कैसा देश है, पंथ निरपेक्षताओं का देश है। यानी कि भारत में किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जाता है। भारत का कोई अपना धर्म नहीं है, बिहार राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है। हर व्यक्ति कोई भी धर्म मानने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। जबकि क्या श्रीलंका में ये बात है, नहीं, वहां पर बौद्ध धर्म। क्या पाकिस्तान में है, नहीं, वहां पर क्या है, ईसाई धर्म। वहां पर क्या है, इस्लामिक धर्म। लोग क्या मानते हैं, इस्लामिक धर्म। यानी कि वहां पर क्या है, सांप्रदायिकता है। क्या भारत में सांप्रदायिकता है, कोई एक धर्म को बढ़ावा दिया जाता है, नहीं। तो अब तो क्लियर हो गया ना बेटा कि धर्म क्या है और सांप्रदायिकता क्या है। यानी कि धर्म